सो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो दिस इज द फोर्थ चैप्टर, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म्स। और आज का हमारा जो लेक्चर्स रहेगा वो है इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स। ओके बच्चों, नाउ आज के इस लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन समझाऊंगा मूविंग चार्ज से मैग्नेटिज्म्स कैसे जनरेट होता है, और ऑस्टर्ड ने जो ऑब्जर्वेशन किया था वो, और उसका जो फॉर्मूला है वो। ओके, बायो सावर्स लॉ भी हम सीखेंगे इस चैप्टर्स के अंदर, इस लेक्चर्स के अंदर बच्चों। ओके, अब आपको एक चीज ध्यान क्या रखनी है कि ये जो चैप्टर्स में थोड़ा जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है इस चैप्टर्स के अंदर। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो थोड़ा अरेंजमेंट होगा वो इधर उधर के टॉपिक रहेगी। यानी कि जनरली मैं फॉलो करूंगा गुजरात बोर्ड या एसएल अरोरा की बुक से, क्योंकि हमारा जो मटेरियल है हैंड रिटन मटेरियल उसी को फॉलो करूंगा। यानी कि आपको लर्न करना है उस मटेरियल में से। टेक्स्ट बुक में आप देखने बैठोगे तो इधर उधर टॉपिक रहेंगे, क्योंकि इसी चैप्टर में एनसीईआरटी में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है इस टॉपिक। ओके, तो आपको इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना कि भाई सर आपने डायरेक्टली बीच वाला टॉपिक क्यों चला दिया, आगे के टॉपिक तो बाकी है। तो ऐसा मत जो ना, हर एक टॉपिक इंक्लूड हो जाएगा, कोई भी टॉपिक बाकी नहीं रहेगा इस चैप्टर के अंदर, लेकिन थोड़े आगे पीछे होंगे। ओके, नाउ तो अब इस चैप्टर्स के अंदर सीखना क्या है, यानी कि जो चैप्टर का नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म्स, तो बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स रहेंगे। ऐसे टॉपिक रहेंगे जो आपको वैसे तो इजी है, लेकिन आप सोलेनॉइड है, टोरॉइड है, ओके, वो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक मोटर्स आती थी, तो इलेक्ट्रिक मोटर्स कैसे काम कर रही होती है उसका प्रिंसिपल आपको सीखने को मिलेगा। गैल्वेनोमीटर हमने जो अभी थर्ड चैप्टर के अंदर सीखा कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो उसका प्रिंसिपल सीखने को मिलेगा, वो कैसे गैल्वेनोमीटर काम करता है, वोल्ट मीटर कैसे काम करता है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। जनरली वो थर्ड चैप्टर में काफी सारे रेफरेंस बुक में दिया था टॉपिक, लेकिन वो एनसीईआरटी के हिसाब से फोर्थ चैप्टर में है, इसलिए मैं आपको इस चैप्टर के अंदर वो सिखाऊंगा कि कन्वर्जन्स की एक साइक्लोट्रॉन जैसे एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है। तो बहुत सारे अच्छे टॉपिक है। दो पैरेलल लाइन हो तो उसके बीच में लगने वाला फोर्स, सर्किटल लॉ, बायो सावर लॉ, ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक इस चैप्टर के अंदर सीखने हैं। और इतना गारंटी दे रहा हूँ बच्चों कि भाई ये जो चैप्टर्स है, ओके, यदि आप इस चैप्टर के अंदर थोड़ा फील लेना स्टार्ट करने, अंदर घुसोगे, तो कंपल्सरी इतना तो श्योर है कि इस चैप्टर्स के अंदर मजा आएगा, लेकिन बहुत अंदर घुसना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट को, एक एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, अपना जो इमेजिनेशन से उसको खोलना पड़ेगा। ओके, हर एक चीज मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं बता पाऊंगा, तो आपको जो जो वर्ड में बोलते जाओ उसको एनिमेशंस के थ्रू आपको इमेजिनेशन करते रहना होगा। और थोड़ा एक्सेप्टेंस, यानी कि जो केमिस्ट्री में काफी बार होता है ना एक्सेप्शनल केस, भी उसको याद रख लेना है। तो ऐसे भी काफी सारे टॉपिक रहेंगे जिसको हमें एज्यूम कर लेना कि भाई ये है तो है। ओके, तो इस टाइप का थोड़ा सा चैप्टर से स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर स्टार्टिंग करेंगे आज के अंदर, कि भाई चार्ज क्या होता है और मैग्नेट्स क्या होता है। चार्ज और मैग्नेट के बारे में दोनों को पता है कि चार्ज की वजह से आसपास क्या जनरेट होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है चार्ज की वजह से, और मैग्नेट की वजह से बच्चों आसपास क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। डन बच्चों, हेलो। यस सर। ओके, अब 11th और 12th का टॉपिक ये लोग फटाफट हम भागेंगे, लेकिन थोड़ा रिकॉलिंग कर लेते हैं कि भाई ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करे बच्चों तो क्या होता है। जैसे समझ लो आपके पास एक ग्लास रोड है, सिल्क के साथ रब किया, तो एक मटेरियल में से दूसरे मटेरियल में, ओके, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मूवमेंट होता है। ग्लास से सारे मटेरियल कहाँ चले जाएंगे बच्चों, सिल्क क्लॉथ में चले जाएंगे। तो वो दोनों मटेरियल चार्ज होता है, क्या होता है बच्चों, दोनों मटेरियल के अंदर चार्ज जनरेट होता है। ओके, तो फ्रिक्शंस की वजह से हमने क्या किया, चार्ज को जनरेट किया। तो चार्ज क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आसपास के दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाती है बच्चों। कीप इन माइंड, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी और ऐसी क्वांटिटी है जो आसपास के दूसरे चार्ज के ऊपर क्या लगाती है बच्चों, फोर्स लगाती है। डन, हेलो। ओके, दिस इज यस कॉल्ड द सर। चार्ज। चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये ऑलरेडी सब कुछ आपको पता ही है, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव बन रहा है ये चीज। सेम यही एक्टिविटीज हमने सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में देखी। एक भी कॉम्स के हम कॉम के साथ हम हेयर के साथ वो मूवमेंट करे, ओके, फ्रिक्शन लगाए, और उसको बीट ऑफ पेपर के साथ नजीक रखेंगे, छोटे छोटे पेपर के साथ, तो छोटे पेपर डाइपोल बन जाता है। ये देख लो, डाइपोल बने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के कॉम्बिनेशन, और वो डाइपोल कहाँ चले जाते,
कॉम के साथ अट्रैक्ट होते हैं बच्चों। तो ये सारी चीज आपने ऑलरेडी आगे के चैप्टरों के अंदर सीख ली है बच्चों। ओके, तो कैसे कैसे वो अट्रैक्शंस होता है, कैसे कैसे काम होता है बच्चों। when we comb charge from the dry air get transferred from the comb and okay, जब हम कॉम को घिसते होते हैं तो क्या होता है कि भाई ड्राई एयर में से थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ चले जाते हैं, कॉम में चले जाते हैं। ओके, और कॉम के इलेक्ट्रॉन्स इस पेपर के इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगाते हैं बच्चों, चार्ज के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, बॉडी चार्ज होती है और एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था, ऐसा कुछ बढ़िया इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो आपको नहीं पता होगी। यही चीज चैप्टर नंबर 3 का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी, पता ही होगा बच्चों लाइटनिंग क्यों होती है, भाई जब चार्ज बहुत बढ़ जाते हैं पॉजिटिव चार्ज तो, और नेगेटिव चार्ज जब बादल में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो सारे नेगेटिव चार्ज का फ्लो होता है नीचे की डायरेक्शन में। ओके, यदि उसको प्रॉपर रास्ता मिल गया, ओके, उसको पाथ मिल गया तो सारे चार्ज कहाँ चले जाते हैं बच्चों, ऐसे बिजली लाइटनिंग होके अंदर चले जाते। तो दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। पहले हमने आगे के 2 स्लाइड्स के अंदर चार्ज और स्टेडी चार्ज के बारे में सीखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल के कंसेप्ट के ऊपर। अभी जो एग्जाम्पल और स्लाइड आप देख रहे हो वो इलेक्ट्रिक, वो चार्ज को मूवमेंट कराते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं बच्चों। ओके, तो कैसे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, एक साइड पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, एक साइड पे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंट होगा, उस पोटेंशियल के डिफरेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। सो दिस इज कॉल्ड द बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब मूविंग चार्ज क्या है बच्चों, मूविंग चार्ज यानी कि समझ लो कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है, वो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द मूविंग चार्ज। ओके, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो, आपको मोशन वाले चैप्टर नंबर स्टैंडर्ड 11 में देखा होगा, व्हाट डू यू मीन बाय द मोशन, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम इट्स पोजीशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एग्जाम्पल है चार्ज के मूविंग का, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक करंट को जब आप इमेजिनेशन के थ्रू देखोगे तो उसके अंदर क्या होता है बच्चों, चार्ज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, हाँ कि ना बच्चों, हेलो, Yes, sir. ओके। यस सर। और वो जो चार्ज है, ओके, उसमें स्टेशनरी चार्ज और मूविंग चार्ज में क्या डिफरेंट था, तो देखो ये स्टेशनरी चार्ज है, अभी स्टेशनरी चार्ज, अब वो स्टेशनरी चार्ज धीरे 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 इकट्ठा होने स्टार्ट हो गए और उसको एक पाथ मिलेगा, पोटेंशियल का डिफरेंट मिलेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, यानी कि वो ऑब्जेक्ट मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं। ओके, और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी चार्ज जो मूव कर रहे होते हैं तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, जो टॉपिक आज पूरे चैप्टर्स के अंदर हमें सीखना है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट करते हैं। सबसे ज्यादा ऑस्टर्ड, एम्पियर्स, बायोसावर्स, फैराडेस, ये सारे साइंटिस्ट ने, देखो बच्चों जब चार्ज पड़ा है ना, कोई काम का नहीं है, चार्ज को मूवमेंट जरूरी है, और उसमें भी यदि वो मोशंस के जरिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना दे तो और ज्यादा हम एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक हमारे आज के लेक्चर्स का और आज के चैप्टर इस चैप्टर का मेन कंसेप्ट है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नाउ फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ लिखा है स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस्ड और कॉज इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, यानी कि यदि कोई चार्ज स्टेडी है तो आसपास क्या जनरेट करता है, फिर से ऑलरेडी जो आगे बताया वही चीज, हेलो, यदि चार्ज स्टेडी है बच्चों Yes, तो sir. आसपास क्या जनरेट करता है, कौन सी फील्ड जनरेट करता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, यस। और व्हाट हैपन इफ दिस चार्ज मूव, यदि वो चार्ज मूवमेंट करने लगे तो क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। डेंजर कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। क्यों डेंजर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कुछ नहीं, यानी कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के से आपको कुछ नहीं पता चलेगा, समझ लो। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड से यानी कि, एक्सक्यूज मी सर, यस बोलो। सर स्टार्टिंग में શું કરાયું હતું? ओके, वो वीडियोस लेक्चर देख लेना बच्चों, रिपीट आप नहीं कर सकते, काफी सारे स्टूडेंट्स का कनेक्टिंग इश्यू है। ओके, इसलिए वीडियो लेक्चर में भेज दूंगा, देख लेना बेटा, है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का इश्यू है, तो इसलिए रिकॉर्डिंग लेक्चर्स में भेज दूंगा, जो बीच में कनेक्ट हुए वो स्टार्टिंग का एक बार पूरा वीडियोस देख लेना, है ना। तो व्हाट हैपन्स इफ दिस चार्ज मूव, यानी वो चार्ज मूव करेगा तो क्या आसपास जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ओके, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, कुछ नहीं एक्स्ट्रा था, ऑलरेडी जो आगे के चैप्टरों में सीखे वही चीज हमने एक बार दोहराई थी।
तो इस एमसीक्यू का आंसर दो, इससे पता चले आपका लेक्चर्स के अंदर ध्यान कितना है। चलो क्या आंसर आएगा बच्चों? विच इज द एग्जाम्पल फॉर मूविंग चार्ज? ओके, इलेक्ट्रिक करंट, वेरी गुड। अब हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय मूविंग चार्ज, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, ओके, मूविंग चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होते उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला साइंटिस्ट था ऑस्टर्ड, जिसने ये ऑब्जर्व किया कि यदि कोई चार्ज को मैं मूव करा रहा हूं तो उसके आसपास क्या जनरेट होता है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। सबसे पहले ऑब्जर्व किया ऑस्टर्ड ने। ऑस्टर्ड ही वो साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के साथ रिलेशन निकाला। बच्चों मानोगे नहीं, इट इज द बिगेस्ट इन्वेंशन इन फिजिक्स, इन इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि ये इन्वेंशन नहीं होता तो आज हमारे घर पे ना एसी चल रही होती, ना फैन चल रहे होते, ना जनरेटर होता, ना कोई भी ऐसी डिवाइस, कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं हो रहा जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी से कोई चीज को गोल गोल घुमाते या मैकेनिकल वर्क करते। क्योंकि मैकेनिकल वर्क इसी वजह से हुआ क्योंकि मैग्नेटिज्म था। इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर उसका जीता जागता एग्जाम्पल से बच्चों। आपके घर के अंदर कोई भी डिवाइस पकड़ लो, मोस्ट ऑफ द डिवाइस के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है, हाँ कि ना? फैन के अंदर लगी होती है, आपके एसी के अंदर लगी होती है, आपके यानी कि छोटी सी इलेक्ट्रिक मोटर होती है ऐसी, क्योंकि वो मूवमेंट कराती है जनरली, ओके। और आपके जो ब्लेंडर्स होते हैं घर के अंदर, मिक्सर्स होते हैं, वो सारी काफी सारे डिवाइस के अंदर क्या लगा होता है? इलेक्ट्रिक मोटर होती है। बच्चों आप मानोगे नहीं, हमारे लैपटॉप के अंदर भी इलेक्ट्रिक छोटी सी मोटर होती है जो गोल घुमाने का काम करती है। अंदर फैन होता है, पता है ना, लैपटॉप के अंदर जो गोल गोल घूम रहा होता है हीट को बाहर निकालने के लिए। तो इतनी सारी चीजों के अंदर ये मोटर लगा होता है, और मोटर जो है वो मैग्नेटिज्म का एक डिवाइस है। तो सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था बच्चों? ऑस्टर्ड ने, ओके। और क्या ऑब्जर्व किया अब हम उसको देखते, ओके। जो उसने ऑब्जर्व किया, ओके, उसके बेसिस पे पहले तो वो मैं आपको सिखा देता हूँ, बाकी की इंफॉर्मेशन साइड में रखते हैं। ऑस्टर्ड का जो ऑब्जर्वेशन है वो, अब आपका चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आगे जो बात की वो ना तो आपको पीपीटी में मिलेगी, सॉरी पीडीएफ में मिलेगी, ना लास्ट लेक्चरों के अंदर मिलेगी। ये रिकॉलिंग करवा रहा था टॉपिक का आपको। अब ध्यान देना, ओके। ऑस्टर्ड ने क्या देखा कि इसने देखा कि जब मैं कोई एक वायर में से, मेरा एक वायर है ये, उसमें से करंट पास करा रहा हूँ। क्या पास करा रहा हूँ बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट। हेलो, मुझे हर एक स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स चाहिए बच्चों। यस सर। ओके, तो इस वायर में से जब मैं इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा हूँ, ऑस्टर्ड ने देखा कि यदि उसके बाजू में यदि मैं कंपास रख रहा हूँ, मैग्नेटिक कंपास जो आता है वो, तो उसके अंदर डिफ्लेक्शंस मिलता है। और आपको पता है कि उसके अंदर मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक नीडल्स होती है, हाँ कि ना? उसके अंदर क्या होता है बच्चों? मैग्नेटिक नीडल्स होती है। आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेट जो है वो किसके साथ, यानी कि कौन से ऑब्जेक्ट के साथ डिफ्लेक्शन हो सकता है? मैग्नेट से। मैग्नेट, खाली मैग्नेट से ही डिफ्लेक्ट होता है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स को एक आंसर क्वेश्चन निकलेगा कि सर आयरन के साथ भी मैग्नेट को निडल्स कर सकते, मूवमेंट करते, हाँ कि ना? ध्यान रखो, मैग्नेट के ऊपर खाली मैग्नेट ही फोर्स लगा सकता है, दूसरा कोई नहीं लगा सकता। तो सर ऐसा क्यों होता है कि जब मैग्नेट को आयरन के साथ रखो तो भी दोनों के बीच में फोर्स लगता है? देखो एक्चुअली होता क्या है कि जब इस मैग्नेट को आयरन के साथ नजदीक रखता हूँ बच्चों, ये मैग्नेट है और ये मेरा आयरन पार्टिकल्स है, तो उस आयरन के अंदर एक मैग्नेट की जैसी प्रॉपर्टी जनरेट होती है जो आप आगे के चैप्टरों के अंदर बहुत डिटेल में सीखोगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, ओके। भाई इस मटेरियल के अंदर एक उसके जो अलाइनमेंट्स होते हैं, ओके, अंदर के जो मैग्नेट होते हैं, उसके डाइपोल्स होते हैं, वो ऐसे अरेंज हो जाते हैं जैसे मैग्नेट हो। और जब तक इस मैग्नेट को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे, सॉरी इस आयरन पार्टिकल्स को या आयरन को इस मैग्नेट के नजदीक यानी कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे, तब तक ये आयरन क्या होगा बच्चों? मैग्नेट बन जाएगा। जैसे ही इस मैग्नेट को हटा दोगे तो वापस वो आयरन बन जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसकी जो प्रॉपर्टी है वो आयरन जैसे बन जाते हैं। टेम्पररी वो क्या बन गया बच्चों? मैग्नेट जैसा बन गया। ओके, तो आयरन से मैग्नेट नहीं अट्रैक्ट होता, लेकिन आयरन मैग्नेट को आयरन के साथ नजदीक रखो तो वो आयरन है वो टेम्पररी क्या बन जाएगा? मैग्नेट जैसा बन जाता है।
तो इससे हमें ये पता तो चल गया कि मैग्नेट इज ऑलवेज डिफ्लेक्टेड बाय अदर मैग्नेट्स। ओके, दूसरे कोई भी मैग्नेट्स कोई दूसरी प्रॉपर्टी या दूसरे मटेरियल से डिफ्लेक्ट नहीं होता। तो इसका मीनिंग क्या, यहाँ मैग्नेट डिफ्लेक्ट हुआ, इसका मीनिंग क्या, कौन बता पाएगा बच्चों? ये डिफ्लेक्शन हुआ इस मैग्नेट के अंदर, दैट मीन्स उसके आसपास दूसरा कोई मैग्नेट होना चाहिए, हाँ कि ना? अब यहाँ उसने देखा कि करंट पास हो रहा था, दैट मीन्स यहाँ कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है। दूसरा ऑब्जर्वेशन किया उसने यहाँ एक चार्ज रखा, कोई ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज हो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, देखा तो यहाँ कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। यहाँ डिफ्लेक्शन हुआ था बच्चों, यहाँ कोई भी टाइप का डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। इसका मीनिंग और ये चार्ज कैसा था बच्चों? स्टेडी, रख दिया था, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। ध्यान रखना बच्चों, ये जो चार्ज था, ये तो पता चल गया कि ये मैग्नेट जैसा है, ये मैग्नेट जैसा है। तो इस मैग्नेट की वजह से इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता जब तक वो चार्ज क्या है बच्चों? स्टेडी है। जैसे ही इस चार्ज को मैं मूव कराऊंगा, क्या कराऊंगा बच्चों? मोशन में लाऊंगा, तो तुरंत ये चार्ज के आसपास भी एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी और इसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, और ये चार्ज जो है इस साइड डिफ्लेक्ट होगा, यानी कि मूव होगा। इसका 3 ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि जो फोर्स है या मैग्नेटिज्म से मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से जनरेट हो रही है बच्चों? स्टेडी चार्ज से या मूविंग चार्ज से? मूविंग चार्ज। Okay, magnetic field is not generated due to steady charge, it is generated due to moving charge. ये था ऑब्जर्वेशंस ऑस्टर्ड का। डाउट किसी को इस ऑब्जर्वेशंस के अंदर बच्चों? नो सर। ओके, एक ही स्टेटमेंट याद रखना है पूरे ऑब्जर्वेशन में कि मूविंग चार्ज जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अस, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप मूविंग चार्ज को रखोगे या मूविंग चार्ज के आसपास कोई भी दूसरा मैग्नेट रखोगे तो वो डिफ्लेक्ट होता है। यदि चार्ज ऐसे पड़ा हुआ है, इसके आसपास कोई फील्ड नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, कौन सी फील्ड होगी बच्चों? जब चार्ज स्टेडी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। कौन सी फील्ड होती है उसके आसपास जब स्टेडी हो तो बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही चार्ज जब मूव करने लगेगा तो उसके आसपास कौन सी फील्ड जनरेट होगी? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक। कॉन्सेप्ट क्लियर? ऑस्टर्ड ऑब्जर्वेशन। ओके, अब ऐसी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर एक एक्स्ट्रा टॉपिक है। टॉपिक ना तो आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा ना एसएल में मिलेगा, शायद एचसी वर्मा में कोई इधर उधर कहीं कॉर्नर में दिया हुआ है। ओके, और एक्स्ट्रा टॉपिक है, जनरल नॉलेज के लिए है ये बच्चों टॉपिक। ओके, तो थोड़ा दिमाग अपना ज्यादा मत लगाना, क्योंकि मुझे भी इतना ज्यादा अंदर की नॉलेज नहीं है। ये तो जस्ट टॉपिक था और अच्छा टॉपिक था जनरल नॉलेज के लिए, इसलिए रख दिया है मैंने। ओके, हर्ष क्या डाउट है बोल? सर तुमने एक चैट में क्वेश्चन पूछो, क्या है कि सर फादर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फेराडे। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो फेराडे वो अलग है और फिजिक्स वाला फेराडे अलग है। दोनों फेराडे अलग अलग है बेटा। ओके, केमिस्ट्री में भी एक फेराडे नाम का साइंटिस्ट आता है और फिजिक्स में भी फेराडे नाम का साइंटिस्ट आता है। हेलो, यस सर। चलो, तो थियोरिटिकल एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेट इंडिकेट दैट द मूविंग चार्ज प्रोड्यूस नॉट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज जब मूविंग कर रहा है तो उसके आसपास का चार्ज के आसपास खाली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, उसके साथ साथ कौन सी फील्ड जनरेट होती है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। और स्पेस के अंदर हवा में चार्ज को मूव कराते वक्त आसपास में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। किसी को पता ये क्या है? स्पेशली लोग उसको देखने के लिए घूमने जाते, लाखों खर्च करने के लिए इस जगह पे। और ये कोई पेंटिंग नहीं है या कंप्यूटर से बना हुआ एनिमेटेड टॉपिक या इमेज नहीं, इट इज द रियल इमेज ऑफ स्काई। पता है किसी को? हाँ જોયું છે नॉर्थ यूरोप में था વધારે। यस, यूरोप में होता है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, कलर ऑफ द स्काई इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल। वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। उसका रीजन से ऑरोरा बोरेलिस। ओके, ऑरोरा बोरेलिस, इट इज द वंडरफुल फिनोमिना। क्यों? क्योंकि ये जो फिनोमिना है वो मैग्नेटिक फील्ड और लाइट की, आपको अभी तो नहीं पता होगा लेकिन आगे के चैप्टरों में सीखोगे कि जो लाइट होती है ना, आपको देखो समझ लो, यदि कोई वेव या लाइट है, आपको ऐसा पता है कि लाइट एक वेव से,
लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और वो ड्यूअल नेचर वाले, उसके अंदर पार्टिकल्स होते छोटे छोटे। सनलाइट से जब वो सनलाइट आती है जब अर्थ के ऊपर, तब खाली वो लाइट नहीं होती, वो वेव्स नहीं होता, उसमें छोटे 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 चार्ज भी होते हैं बच्चों। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके उसमें छोटे छोटे, ये चीज अभी आपको डाइजेस्ट नहीं होगी क्योंकि वो पूरा टॉपिक आपको 6, 8 या 9 चैप्टर के अंदर सीखने को मिल सकता है आगे के चैप्टरों में। तो जब ये जो लाइट, ओके यहाँ लिखा है कि व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड दिस, इसका रीजन क्या है वो हम देखते हैं पहले तो। ओके ऑरोरा बोरोसिस का रीजंस क्या है, उसके अंदर ऐसे अलग अलग कलर्स क्यों दिखते हैं और इतना अच्छा नज़ारा क्यों दिखता है, कि पहले तो वो कहाँ दिखता है कि ओनली सीन्स ऑन द नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये दोनों जगह पे दिखता है आपको। क्यों? क्योंकि आप देखोगे अर्थ एक मैग्नेट जैसा बिहेव करती है, पता है ना, दूसरा कलर यूज करता हूँ बच्चों थोड़ा इजीली समझ में आए इसलिए। समझ लो ये अर्थ है, तो आपको पता है कि अर्थ का एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, एक मैग्नेट जैसा बिहेव करती है अर्थ, हाँ कि ना बच्चों? यस सर। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ होगी? देख लो, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ होगी बच्चों? इस नॉर्थ एंड साउथ पोल में, इस नॉर्थ एंड साउथ पोल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, यहाँ और यहाँ। तो जब सन से सनलाइट आती है तो सबसे ज्यादा वो कहाँ, क्योंकि सनलाइट में भी कुछ चार्ज होगा, ओके क्योंकि वो लाइट है, वो लाइट के अंदर चार्ज होता है, तो वो जो चार्ज है कहीं ना कहीं छोटे छोटे पार्टिकल कहाँ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं? यहाँ अट्रैक्ट हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? अंदर घुस जाते हैं, जैसे ब्लैक होल हो, जैसे ब्लैक होल में कैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अंदर घुस जाता है, वैसे ही फटाफट से यहाँ अंदर घुस जाता है। यहाँ कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं होती, यहाँ घुस जाते हैं सारे लाइट्स। और लाइट में से जो पार्टिकल जो नॉर्थ एंड साउथ पोल में घुसे, वो पार्टिकल्स उस नॉर्थ एंड साउथ पोल में होने वाले जो हवा के ऑक्सीजन और हीलियम जैसे गैसेस होते उसके ऊपर कोलिजन्स करते, और उस कोलिजन्स की वजह से उस ऑक्सीजन और हीलियम और दूसरे नाइट्रोजन जैसे गैसेस होते उसमें से एक वन टाइप ऑफ एक लाइट जनरेट हो, क्योंकि वो आयन बन जाते हैं। ऑक्सीजन क्या बन जाता है अब? आयन बन जाता है, क्योंकि अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव या ऐसा होता है। तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे गैसेस के अंदर से स्पेसिफिक अलग अलग कलर्स की लाइट जनरेट होती है, और वो लाइट हमें इस हिसाब से कुछ दिखती है, और उसको बोलते हैं ऑरोरा बोरेसिस। डन बच्चों? ये सारी चीज अभी मैंने जो बताई वो यहाँ लिखी हुई है कि ड्यूरिंग द सोलर फ्लेयर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिजेक्टेड फ्रॉम द सन, सन से जो इलेक्ट्रॉन और चार्ज आए, प्रोटॉन आए, वो कहाँ ट्रैप हो जाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में। और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ होती है? पोल की साइड, ओके क्योंकि वहाँ एकदम मजबूत होती है फील्ड, और जिसकी वजह से ओके वो सारे एक दूसरे के साथ कोलिजन्स करना स्टार्ट हो जाते हैं, नजदीक आए, कोलाइड हुए, और उसमें से ऑक्सीजन हो तो ग्रीन लाइट निकलती है, नाइट्रोजन हो तो पिंक लाइट निकलती है, और उसको बोलते हैं ऑरोरा बोरेसिस। कोई डाउट बच्चों किसी को? एक्स्ट्रा टॉपिक है, नोट्स के अंदर भी नहीं है और आपको एग्जाम में भी नहीं पूछेगा, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए बताया मैंने आपको ये टॉपिक। ओके डन? यस सर। ओके ओके अब हम ऑब्जर्वेशन जो ऑस्टर्ड का था प्रॉपर, एक्चुअली जिसने ऑब्जर्वेशन किया था प्रैक्टिकली, उसको देखते। उसने क्या किया था पता होगा आपको कि भाई ये ऑलरेडी आ गए आपको 9th या 10th स्टैंडर्ड के अंदर। एक वायर लिया, आसपास आप उसने मैग्नेट के छोटे 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 पार्टिकल्स ओके पाउडर रखे, उसको कनेक्ट किया वायर से, बैटरी से कनेक्ट की, ओके और स्विच चालू की बच्चों। जैसे स्विच चालू की तो क्या होगा? अब एक्सपेक्ट मत करना सर स्विच चालू नहीं हुई है, ओके ऐसा एनिमेशन है तो थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना। जैसे स्विच चालू हुई तो क्या हुआ? पार्टिकल्स ऐसे गोल 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 घूम, एक्चुअली ऐसे प्रॉपर नहीं होते, ओके वो तो आप प्रैक्टिकल करोगे तो पता होगा कुछ नहीं होता, वो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड चाहिए उसके केस में। लेकिन थोड़ा बहुत आपको फील मिलेगा कि भाई इधर उधर प्रॉपर राउंड शेप में वो एडजस्ट हो जाते हैं बच्चों। ओके कौन एडजस्ट हो जाते हैं? आयरन पार्टिकल्स। दैट मीन्स इससे पता चला कि इस रोड में से, इस कंडक्टिंग रोड में से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, क्योंकि इस आयरन पार्टिकल्स आपको पता है कि मैग्नेट से क्या होते हैं? डिफ्लेक्ट होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? जब करंट पास नहीं हो रहा था यहाँ से, तब कोई प्रॉब्लम यानी कि कुछ नहीं था, देखो एज यूजुअल थे ऐसे रहे। जैसे ही मैंने स्विच चालू की, करंट पास हुआ, इस कंडक्टर एक मैग्नेट बन गया क्योंकि उसमें से करंट पास हो रहा है, और आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की, और उसकी वजह से ये जो आयरन पार्टिकल्स है वो ऐसे अरेंज हो गए बच्चों। डन? कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके
तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट हुई, ये उसका ऑब्जर्वेशन था। ओके, आंसर बता दो बच्चों, चलो। जल्दी से मैसेज करो बच्चों। Magnetic needles, when placed in vicinity of the current carrying conductor is due to, किसकी वजह से? क्योंकि जो चार्ज मूव कर रहा है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो, इसकी वजह से। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। डन, कोई डाउट किसी को? बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड से कहां से ये मैग्नेटिक नीडल इज द मैग्नेट एंड मैग्नेट इज ओनली डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ऑप्शन क्यों आप भेज रहे हो? थोड़ा तो देखो, क्वेश्चंस रीड करो अच्छे से और उसके बाद आंसर भेजो बच्चों। चलो, अब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायो सावर्ट्स लॉ और फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर्स का जो एग्जाम में आ सकता है। अभी तक किए हुए कोई भी टॉपिक एग्जाम ओरिएंटेड 99-100% नहीं है। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखना बच्चों। बायो सावर्ट्स लॉ, बायो सावर्ट्स ने क्या बताया था? एक फॉर्मूला दिया था, जैसे कूलम्स लॉ था। क्या था कूलम्स लॉ बच्चों, बताओ? कूलम्स लॉ तो क्या था बच्चों? The force is directly proportional to the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. ओके, बस ऐसा ही कुछ बायो सावर्ट्स ने बताया कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है करंट कैरिंग कंडक्टर से, वो किस किस एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड है। ओके, उसका एक रिलेशंस बताया आपको। ये फिगर एग्जाम में नहीं बतानी है। ओके, मैं आपको अभी बताऊंगा। ओके, वो फॉर्मूला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। ऐसा उसने एक ये वेक्टर फॉर्म में आएगा, एक ऊपर लाइन नहीं खींचिए। उसका कोई डेरिवेशन नहीं है, जैसे कूलम्स लॉ का कोई डेरिवेशन नहीं था भाई एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, कैसे आया वो नहीं, पर डायरेक्टली बता दिया भाई चार्ज के ऊपर डिपेंड है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड। ऐसे ही बायो सावर्ट्स ने ये डायरेक्टली फॉर्मूला बता दिया। क्या? मैग्नेटिक फील्ड, यदि इस करंट कैरिंग कंडक्टर में से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, ओके, वो किसके ऊपर डिपेंड है? करंट के ऊपर, आई के ऊपर, डीएल यानी कि जो लेंथ हमने ली उसके ऊपर, पोजीशन वेक्टर के ऊपर और डिस्टेंस के ऊपर। ये दोनों एक ही चीज है वैसे तो। ओके, और ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वो कांस्टेंट टर्म है। जैसे यहाँ के आता है ना बच्चों, के इज इक्वल टू क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैसे यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज द कांस्टेंट टर्म। ओके, अब उसको डिटेल में सीखते इस टॉपिक को। चलो, ओके, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक। तो क्या करना है? बायो सावर्ट्स का जो लॉ था, ओके भाई, एग्जाम्पल फॉर मेरे पास एक कंडक्टिंग वायर है। इस कंडक्टिंग वायर में से एक इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। ओके, हाँ, पूरा टॉपिक ही रिपीट कर रहा हूँ हर्ष। ओके, पूरा टॉपिक, ये तो खाली जस्ट आगे स्टेटमेंट बताया मैंने भाई ये फॉर्मूला दिया। ओके, वो कैसे आया सब कुछ डिटेल में अभी समझा रहा हूँ मैं आपको। ओके, पूरा बायो सावर्ट्स लॉ अभी समझा रहा हूँ मैं। तो कॉमन सेंस एक बच्चों, यहाँ से करंट पास हो रहा है, यहाँ से करंट आई पास हो रहा है, समझ लो। ओके, तो हम क्या करेंगे कि थोड़े से भाग के लिए, जनरली ऐसा हम फिजिक्स में बहुत सारी बार यूज किया हुआ है, क्योंकि ये इन्फिनिटी वायर होता है, तो हम थोड़ा सा भाग ले लेते, थोड़ा सा पार्ट्स ले लेते इस वायर का। उस वायर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी ले लिया, एक पॉइंट पी ले लिया, समझ लो। और इस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है डीबी, ये कितना था बच्चों? डीएल लेंथ का। कितना बच्चों? डीएल लेंथ का एक कंडक्टर में से, इस कंडक्टर की वजह से आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है डीबी इज इक्वल्स टू, किसके किसके ऊपर डिपेंड है? एक तो कॉमन सेंस है कि जितना ज्यादा यहाँ से करंट पास होगा उतना ज्यादा फील्ड जनरेट होगी, हाँ कि ना? हेलो, ओके, जितना ज्यादा करंट पास होगा उतना ज्यादा फील्ड। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड है? ये जो डीएल लेंथ है और ये पोजीशन वेक्टर है उसके ऊपर, लेकिन उसके क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है। मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुई ना, वो क्या है? वेक्टर है, उसमें डायरेक्शन होती है, इसलिए यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, वो कैसे है? कहीं से कोई डेरिवेशन आपको नहीं मिलेगा बच्चों, इसको एक्सेप्ट कर लेना डायरेक्टली। ओके, और आर क्यू। ओके, हाँ बोलो। डीएल इंटू शू कीधું તમે?
डीएल क्रॉस आर यानी कि डीएल समझ लो, ये एल लेंथ का हमने जो कंडक्टर लिया, एल लेंथ का कंडक्टर, ओके, उसकी लेंथ और पोजीशन वेक्टर समझ लो। एग्जांपल फॉर मैं बात करूँ इसका थोड़ा डिटेल में, भाई ये डीएल लेंथ है तो उसकी पोजीशन वेक्टर ऐसा है, डीएल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर नहीं बोलते उसको, वही चीज बेटा, ओके। डीएल यानी कि इसकी पोजीशन वेक्टर, इस ये जो डीएल लेंथ का हमने कंडक्टर लिया ना, उसका पोजीशन वेक्टर है डीएल, और आर जो है वो पी पॉइंट का वेक्टर है। तो डीएल क्रॉस आर का मीनिंग क्या है? एग्जांपल फॉर आई क्रॉस जे करूं बच्चों तो क्या होता है? आई क्रॉस जे क्या होता है? तो सेम यही समझ लो कि आर जो है वो एक्स डायरेक्शन में लिया हो मैंने, ये जो है वो वाई डायरेक्शन में लिया हो, तो ये जो दोनों का यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो बी है उसकी जो डायरेक्शन होगी, ये क्या शो कर रहा है? खाली डायरेक्शन शो कर रहा है मेन तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो जेड डायरेक्शन में होगी। समझ में आ गया कि नहीं? परपेंडिकुलर डायरेक्शन किससे? ये जो एक्स सॉरी आर और डीएल का ये जो एरिया मिला आपको, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर्स में, ओके, 90 डिग्री पे। थोड़ा 3D में समझना पड़ेगा उसको, क्योंकि 2D में थोड़ा एक्सप्लेन करने में दिक्कत होगी आपको, सॉरी समझने में आपको, ओके। ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन समझ लो, ये एक्स है और ये वाई है, ये आर वेक्टर है, ये डीएल वेक्टर है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी बच्चों? जेड डायरेक्शन। अब समझ में आ गया बच्चों? हेलो, हाँ बोल हर्ष, क्या DL અને डाउट? R માં ડિફરન્સ શું છે? શું ડીએલ છે ને એ આ જે આપણે જે આખો વેક્ટર વાયર લીધો ને, વાયર, ये जो वायर है ना पूरा, ओके, उसका एक छोटा सा टुकड़ा है डीएल, छोटी सी लेंथ है, और आर है ना वो डिस्टेंस है उस वायर के टुकड़े से पी पॉइंट का। डन? Yes, sir. ओके, तो ये जो फॉर्मूला मिला डीबी इज इक्वल, प्रोपोर्शनलिटी दूर करो तो कांस्टेंट लगता है, लेकिन पहले मैं लंबा खींच रहा हूँ, एक्चुअली इतना बड़ा है नहीं, टेक्स्ट बुक में दिया, उस टेक्स्ट बुक में तो डायरेक्टली दे दिया है, ओके, लेकिन 3 मार्क्स का पूछे तो थोड़ा लंबा खींचना पड़ेगा, इसके हिसाब से मैं बना रहा हूँ ये थियरी। आई डीएल क्रॉस आर, नीचे आर क्यूब, और प्रोपोर्शनलिटी दूर होगी तो कांस्टेंट लगेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। डन बच्चों? ये फॉर्मूला याद ही रखना है, डायरेक्ट दिया हुआ फॉर्मूला, आप कंपेयर करोगे ना कूलम्ब्स लॉ के साथ तो इसको के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से इस हिसाब से कुछ कंपैरिजन कर सकते हो आप, ओके। टेक्स्ट बुक में कोई डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट दिया हुआ फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया वही टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। थोड़ा सा उसको और क्लेरिफाई करें, यदि मैग्नेटिक फील्ड डीबी, तो क्रॉस प्रोडक्ट हटा दो बच्चों, क्या होगा बोलो? साइन थीटा हो जाएगा, डी एल क्रॉस आर यानी कि आर साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट हटा दिया बच्चों, हाँ कि ना? Yes, sir. अरे पहले ऐसे था कि नहीं? ओके, अब क्रॉस प्रोडक्ट हटा दिया मैंने। ए क्रॉस बी क्या होता है बच्चों? ए बी साइन थीटा, नीचे आर क्यूब, ये आर और आर क्यूब कट होगा तो नीचे आर स्क्वायर चला जाएगा, तो डीबी स्केलर फॉर्म, क्योंकि अब क्रॉस प्रोडक्ट हटा दिया तो वेक्टर नहीं रहेगा, स्केलर फॉर्म रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये स्केलर फॉर्मूला मिला आपको, और ये है वेक्टर फॉर्मूला। डन बच्चों? Yes, sir. ये वेक्टर फॉर्म है और ये स्केलर फॉर्म है, किसका? बायो सावर्ट्स लॉ का, ओके। एक काम करो बच्चों, रीज्वाइन कर लो फटाफट से, थोड़ा टॉपिक बाकी है, पहले वो कंप्लीट कर देता हूँ।